हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। तो बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन की। अगर हम लोग स्कूल लेवल पे एजुकेशन को देखें तो जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो बच्चे के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बना रहता है कि हम लोग अच्छा स्कूल कैसे चूज करें। और एक अच्छा स्कूल चूज करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है उनके दिमाग में कि हम लोगों को एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल चूज करना चाहिए या फिर एक आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक होने वाला है सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई और आईसीएसई के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में एजुकेशन को वैसे भी एक खास इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पर शिक्षा का महत्व उतना ही है जितना हमारे पास हवा और पानी का रहता है। तो जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल जरूर बना रहता है कि ये स्कूल कैसा होगा, ये स्कूल अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे का भविष्य यहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो आज की वीडियो आपके माइंड में आने वाले ऐसे कई डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बोर्ड्स के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अगर हम लोग सीबीएसई की बात करें तो चलते हैं यार 1921 में, जब आपके पास यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का सेटअप हुआ था। तो जब ये बोर्ड सेटअप किया गया था तो इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर हमारे पास राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर आए। फिर यार 1929 में गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिए गए एक जवाब में तत्कालीन भारत सरकार ने एक ज्वाइंट बोर्ड सेटअप करने का सुझाव दिया, जिस बोर्ड को नाम दिया गया है यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। और इसके अधिकार क्षेत्र में अजमेर, ग्वालियर और मेरवाड़ा शामिल किए गए थे। फिर बोर्ड ने सेकेंडरी एजुकेशन की एक रैपिड ग्रोथ और एक रैपिड डेवलपमेंट देखा, जिसके बाद उन्होंने एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड बढ़ाने का फैसला किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो आपके पास एजुकेशन की क्वालिटी थी और एजुकेशन का जो लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन इसके बाद जब हमारे देश में स्टेट बोर्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज का सेटअप किया गया, जब ये स्टेट बोर्ड्स और स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाए गए तो इससे ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड के आपके पास अधिकार क्षेत्र जो थे वो सीमित रह गए और इसके अधिकार क्षेत्र अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश तक ही सीमित रह गए। फिर ये सब देखते हुए ये 1952 में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है, जिससे इस बोर्ड का जो अधिकार क्षेत्र है वो पार्ट सी और पार्ट डी टेरिटरीज तक बढ़ा दिया जाता है। तो इस बोर्ड को अब नाम दिया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहां से आपके पास स्टार्टिंग हुई थी सीबीएसई की। फिर इसके बाद ईयर 1962 में बोर्ड का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है और इस बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव था जरूरतमंदों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना और खासकर उन बच्चों के लिए ये सर्व करना चाहते थे जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर सरकारी नौकरी में। तो जिन भी बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि जब भी उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है तो उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम लोग स्कूल स्विच करते हैं तो सीबीएसई ने सोचा कि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सर्व करना चाहा था मेनली उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये तो हो गई सीबीएसई के एस्टैब्लिशमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं आईसीएसई बोर्ड की। देखिए आईसीएसई का हमारे पास फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1952 से। देखिए साल 1952 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल इंडिया सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आजादी के बाद होने वाले द कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को एक इंडियन वर्जन ऑफ एग्जामिनेशन से रिप्लेस करने का। और इसके लिए एक नया काउंसिल बनाने का यहाँ पर एक सुझाव दिया जाता है और इसका एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर शुरुआत होती है काउंसिल फॉर द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। तो ये जो काउंसिल बनाया गया था, ये काउंसिल यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता था द कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को। फिर इसके बाद ईयर 1956 में इंटर स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो एजुकेशन की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि एक इंडियन काउंसिल को यहाँ पर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन को रन करने की परमिशन मिलेगी। तो ये पहली बार हो रहा था कि कोई इंडियन काउंसिल यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल एग्जामिनेशन को रन करने चाह रहा। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास काउंसिल की शुरुआत हुई और इसकी पहली मीटिंग होती है यहाँ पर 3 नवंबर 1958 में। फिर इसके बाद दिसंबर 1967 में ये काउंसिल रजिस्टर्ड हो जाता है एज अ सोसाइटी। फिर ईयर 1973 में काउंसिल को रजिस्टर किया जाता है पार्लियामेंट्री एक्ट में और अब ये एक रजिस्टर्ड बॉडी बन गई थी फॉर कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जामिनेशंस इन इंडिया। तो ये तो था हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स का। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की और इसके हमारे पास अभी कंट्री में कितने स्कूल्स अवेलेबल हैं। देखिए पहले शुरुआत करते हैं सीबीएसई से। अगर हम लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा उठाएं तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस वक्त उनके हमारी कंट्री इंडिया में अराउंड 24,000 से भी ज्यादा स्कूल्स अवेलेबल हैं। और अगर हम अराउंड द वर्ल्ड बात करें तो इनके 26 कंट्रीज में 240 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। वहीं अगर अब एक नजर स्टूडेंट्स के डेटा पे रखें तो ये भी सीबीएसई का ही ऑफिशियल डेटा है, लेकिन साल 2020 का। तो साल 2020 में क्लास 10th के लिए हमारे पास 18,85,885 बच्चे रजिस्टर हुए थे, जो कि तकरीबन 19 लाख बच्चे हो जाते हैं। और वहीं क्लास 12th स्टूडेंट्स की बात करें तो क्लास 12th में उस वक्त रजिस्ट्रेशन हुए थे 12,03,595। तो इसको भी हम लोग तकरीबन 12 लाख का एक आंकड़ा मान सकते हैं।
अब अगर हम इन दोनों का एक टोटल करके यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स निकल करके आएंगे वो है हमारे पास ऑन एन एवरेज 31 लाख। तो ये जो टोटल 31 लाख है ये साल 2020 के हमारे पास नंबर थे। तो साल 2020 में टोटल स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड में रजिस्टर हुए थे क्लास 10th एंड 12th के लिए वो थे ये 31 लाख। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आईसीएसई बोर्ड की। देखिए अगर आईसीएसई का हम लोग डेटा देखें तो आईसीएसई के इस वक्त हमारे देश में 2750 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। तो अगर हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्लास 10th स्टूडेंट्स का जो टोटल नंबर है वो है 2,37,631। और अगर हम लोग क्लास 12th स्टूडेंट्स की बात करें तो वो नंबर है हमारे पास 98,505 स्टूडेंट्स का। तो आईसीएसई में जो क्लास 10th स्टूडेंट्स का नंबर है ये हो जाता है हमारे पास नियरली 2.4 लाख और क्लास 12th स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो हो जाता है नियरली 1 लाख। अगर हम लोग इन दोनों को टोटल करें तो ये निकल करके आएंगे नियरली 3.4 लाख स्टूडेंट्स। अब अगर आप नंबर को कंपेयर करें तो सीबीएसई के जो स्कूल्स और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता यहाँ पर आईसीएसई के साथ। जहाँ पर सीबीएसई के 24,000 से ज्यादा स्कूल थे, आईसीएसई के आज की डेट में सिर्फ 2,750 स्कूल्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आईसीएसई बोर्ड यहाँ पर सीबीएसई के कंपेरिजन में खराब है, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ एक नंबर है स्कूल्स और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों ही बोर्ड्स के सिलेबस और करिकुलम को लेके। देखिए पहले अगर हम लोग सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो काफी यूनिफॉर्म है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है। तो सीबीएसई का जो सिलेबस है ये बच्चे की फाउंडेशन पे फोकस करता है, ये बच्चे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है उसके कोर सब्जेक्ट्स में। और यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस रहेगा सीबीएसई का वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री। अब इसका एडवांटेज क्या है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और हम मान करके चलते हैं कि मिड सेशन उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्विच करेंगे सीबीएसई के तो आपको पढ़ाई को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री। तो ये सीबीएसई बोर्ड खासकर उन बच्चों को हेल्प करता है जिनके पेरेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में है और उनके फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन है बिटवीन स्कूल वो बहुत ईजी है आपके लिए। अगर आप स्कूल स्विच भी करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको सिलेबस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो यूनिफॉर्म सिलेबस है इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप डोमिनोज के किसी भी आउटलेट पे जाइए, किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में, अगर आप एक सेम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको हर बार उस पिज्जा का जो टेस्ट है वो सेम ही देखने को मिलेगा। चाहे वो पिज्जा यहाँ पर दिल्ली के आउटलेट में ऑर्डर हो, चाहे वो देहरादून के आउटलेट में ऑर्डर हो, चाहे वो आपके पास पटना के आउटलेट में ऑर्डर हो, तो वो जो पिज्जा है पिज्जा सेम ही टेस्ट करेगा। तो कुछ ऐसा ही है सीबीएसई के स्कूल्स और सीबीएसई का सिलेबस। फिर एक और चीज जो सीबीएसई के सिलेबस में ध्यान देने वाली है वो है सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की बुक्स। अब ये एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी की आपके पास फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और जो आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो भी इसी एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मान करके सेट किया जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर बोर्ड में सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपकी इस एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी बुक को यहाँ पर सीबीएसई ने एक रेफरेंस बुक बना रखा है जो कि सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में चलाई जाएंगी। अगर हम लोग एनसीईआरटी की ही बात कर लें तो ये जो काउंसिल है इसको बनाया गया था ईयर 1961 में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड्स को हेल्प कर सके एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की शुरुआत हुई थी ईयर 1961 से। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये स्वराज्य के अधीन है, जिसको भारत सरकार ने बनाया था जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प हो सके। इससे वो क्या करना चाहते थे, वो जो शिक्षा की गुणवत्ता है मींस एजुकेशन का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस काउंसिल का यहाँ पर सेटअप किया। फिर अब हम लोग बात करते हैं आईसीएसई के सिलेबस की। देखिए जो आईसीएसई का सिलेबस है ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है और एक चैलेंजिंग टाइप सिलेबस रहता है। ये सिलेबस आपके पास इन डेप्थ करिकुलम को लेकर के आता है और आईसीएसई का जो सिलेबस है अगर आप इसको पिज्जा वाले एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपको पिज्जा सर्व किया जाएगा वो कुछ एक्सोटिक टॉपिंग्स के साथ आएगा। आईसीएसई के सिलेबस में वो यूनिफॉर्म सिलेबस वाली जो बात है वो खत्म हो जाती है जो कि आपको सीबीएसई में देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस अगर हम लोग देखें यूनिफॉर्म क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे रीजन ये है कि आईसीएसई में कोई एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाई जाती है। एनसीईआरटी की बुक्स चलती है सिर्फ सीबीएसई में। आईसीएसई में आपके पास मल्टीपल पब्लिशर्स अवेलेबल हैं, जैसे सलीना, नूतन, एस चंद, कल्याणी एंड एटसेट्रा। तो इस तरीके से बहुत से पब्लिशर्स आते हैं आईसीएसई बोर्ड की जिनकी बुक्स लगाई जाती है। तो हो सकता है आप एक ही शहर में अगर 10 आईसीएसई स्कूल्स को देखें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 के 10 स्कूल सेम ही पब्लिशर की किताब वहां पर पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, आप स्कूल स्विच करना चाहते हैं, मिड सेशन आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ है, तो हो सकता है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां पर एस चांद पब्लिकेशन की बुक लगी थी, लेकिन जिस स्कूल में आप अभी आ गए हैं वहां पर सलीना पब्लिकेशन की किताब चल रही हो। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को जो यूनिफॉर्म सिलेबस है उसको लेकर के प्रॉब्लम आती है।
तो ऐसा भी नहीं है कि जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो चीजें हैं सिलेबस और टॉपिक को लेकर के वो थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलती है मल्टीपल पब्लिशर्स में। तो इसलिए यहाँ पर सीबीएसई में एक फायदा रहता है कि सीबीएसई में सिलेबस यूनिफॉर्म है, आईसीएसई में यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं है। बट हाँ, आईसीएसई का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग और इन डेप्थ करिकुलम वाला रहता है। तो ये तो था सिलेबस का कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं कि हम लोगों ने एक ऊपर से कंपैरिजन करके देखा। अब क्या ऐसा है कि जो सीबीएसई का सिलेबस और आईसीएसई का सिलेबस है, इसको जरा हम अब लोग क्लास वाइज कंपेयर करते हैं। पहले एक सीबीएसई का सिलेबस देखते हैं। क्लास 9 साइंस का आपके सामने सिलेबस है। मैं इसमें एक फिजिक्स वाले सेक्शन के कुछ चैप्टर्स उठाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आपके पास लॉज ऑफ मोशन है, आपके पास चैप्टर फोर्स है, ग्रेविटेशन है और साउंड है। अगर आप क्लास 9 के सिलेबस को कंपेयर करेंगे यहाँ पर क्लास 10 सिलेबस से, ये भी क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का सिलेबस है और फिजिक्स वाले सेक्शन को देखते हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की यूनिट यहाँ पर है, यहाँ पर लाइट की यूनिट है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्लास 9 से, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर जो चैप्टर्स है या जो टॉपिक्स है वो इंटरलिंक करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो क्लास 9 में आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 10 इन सीबीएसई। अब वही हम लोग एग्जांपल उठाते हैं आईसीएसई बोर्ड का। अब आपके सामने आईसीएसई के क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर्स ये हैं, जिसमें आप देखिए लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी यूनिट्स आपको देखने को मिल रही है। अब आप क्लास 10th आईसीएसई को देखिए, इनके फिजिक्स के सिलेबस में भी आपको दिखेगा, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पर लाइट की यूनिट है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इवन यहाँ पर वो हीट की यूनिट भी इन्वॉल्व की गई है। तो क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 9th आईसीएसई एक दूसरे को इंटरलिंक कर रही है। जो बच्चे ने क्लास 9th में पढ़ा है आईसीएसई में, वही बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है आईसीएसई में। तो इससे क्या होता है, इससे जो सिलेबस है वो एक दूसरे को इंटरलिंक करता है अलग अलग क्लास में। तो जो आप 9th में पढ़ रहे हैं वही आपको यहाँ पर 10th में हेल्प करेगा। अब ये जो सिलेबस को इंटरलिंक करने वाली जो चीज है, ये सीबीएसई में यहाँ पर मिसिंग रहती है फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो अब अगर सीबीएसई की ही बात करें तो क्या ऐसा होगा कि बच्चे ने जो एक बार 9th में पढ़ लिया या 10th में पढ़ लिया, इसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा? देखिए, सीबीएसई क्या करता है, जो क्लास 9 में पढ़ाया गया है उसी को दोबारा 11th में पढ़ाता है। अब आपके सामने क्लास 9th और क्लास 11th के सिलेबस है, आप इसका कंपेरिजन देखिए वही फिजिक्स का। अगर आप क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर्स देखें तो लॉज ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेगा, आपको ग्रेविटेशन यहाँ देखने को मिलेगा और आपको इवन वो साउंड वाली यूनिट भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो क्लास 9th में जो चीज बच्चा पढ़ के आ रहा है फिजिक्स की, वो उसको यहाँ पर आकर के रिपीट कर रहा है 11th में, पर एक एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक इन डेप्थ फॉर्म में। अब अगर हम क्लास 10th और क्लास 12th को कंपेयर करें, सीबीएसई का ही सिलेबस है। क्लास 10th की जो यूनिट थी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इवन जो आपके पास लाइट की यूनिट थी। क्लास 12 फिजिक्स में भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर है, मैग्नेटिज्म की यूनिट यहाँ पर है, आपके पास ऑप्टिक्स की पूरी यूनिट है। तो क्लास 10th ने रिलेट किया क्लास 12 को और क्लास 9th ने रिलेट किया यहाँ पर क्लास 11th को। तो ये चीज होती है आपके पास सीबीएसई में। और आईसीएसई में भी कुछ ऐसा ही है। 11th और 12th में सीबीएसई और आईसीएसई का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली सेम रहता है। हमें मैथ सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, टॉपिक्स भी काफी डिफरेंट है सीबीएसई और आईसीएसई के। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, चाहे आप क्लास 11 सीबीएसई के हो, चाहे आप क्लास 11 आईसीएसई के हो। तो 11th और 12th में सीबीएसई और आईसीएसई का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा ही है, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो था सिलेबस का एक कंपैरिजन सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स में। अब देखते हैं इन दोनों ही बोर्ड्स के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई आपके पास 2 बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करता है। एक होता है क्लास 10th के लिए, दूसरा है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स को यहाँ पर नाम दिया गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को यहाँ पर नाम दिया गया है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अगर हम इन दोनों ही एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो क्लास 10th का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो, ये दोनों ही सेंट्रलाइज्ड है और नेशनल लेवल के एग्जाम है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कॉमन फॉलो होता है सभी सीबीएसई स्कूल्स में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आईसीएसई बोर्ड की। देखिए, आईसीएसई बोर्ड भी सीबीएसई की तरह ही 2 मेजर बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट रहता है। अब जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है वो तो आपके पास आईसीएसई एग्जाम है, लेकिन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का नाम हो जाता है यहाँ पर आईएससी एग्जामिनेशन। तो ये आईएससी एग्जामिनेशन क्या है, यहाँ पर आईएससी की फुल फॉर्म रहती है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। तो बेसिकली देखिए, होता ऐसा है, जब तक आपका बच्चा क्लास 10th में है या वो क्लास 10th तक किसी आईसीएसई के स्कूल में पढ़ रहा है तो वो रजिस्टर होगा एज एन आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। बट अगर वो 11th और 12th में आ जाता है तो अब वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है एज एन आईएससी बोर्ड स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशंस थे क्लास 10th और क्लास 12th वाले आईसीएसई के केस में, आईसीएसई और आईएससी एग्जाम, इन दोनों ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है CISCE, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। देखिए, जो आईसीएसई के स्कूल है यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क पे खास ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को जोर दिया जाता है कि वो अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क थ्रू आउट देयर कंप्लीट करे,
अब ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे जो बच्चा है वो डेडिकेटेडली अपने सब्जेक्ट को फॉलो करे और उस सब्जेक्ट पे फोकस रहे थ्रू आउट द ईयर। इससे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इवैल्यूएशन ऐड हो जाती है एग्जामिनेशन में। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सीबीएसई स्कूल्स में मिसिंग है। ज्यादातर सीबीएसई स्कूल्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो देखिए, अब इस सब के बाद अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही बोर्ड्स के फ्यूचर एस्पेक्ट्स की। अब जितना वीडियो आपने अभी तक देखा है, इससे आपके माइंड में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि अगर हम लोग आईसीएसई बोर्ड चूज करते हैं या अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड चूज करते हैं तो फ्यूचर में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड चूज करें चाहे आप सीबीएसई बोर्ड चूज करें, दोनों ही बोर्ड्स इंडिया में और इवन अब्रॉड की सभी यूनिवर्सिटीज में इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपका बच्चा चाहे आईसीएसई से पढ़े चाहे सीबीएसई से पढ़े, उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने एडमिशन को लेकर के किसी भी लेवल के कॉलेज में। अब यहाँ पर एक खास चीज रहती है कि अगर आप किसी अब्रॉड एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जाकर के किसी फॉरेन कॉलेज से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाए कॉलेज लेवल पे, तो इसके लिए जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। तो ये जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, इनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आईएलटीएस, टॉफल और सैट एग्जामिनेशंस में। तो ये एग्जामिनेशंस क्या है? देखिए, अगर आप किसी अब्रॉड एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जाकर के फॉरेन कॉलेजेस में पढ़े, तो उसके लिए आईएलटीएस, टॉफल और सैट जैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं इनको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि इन एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो आईसीएसई के करिकुलम और सिलेबस को मैच करता है या उसको फॉलो करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चा आईसीएसई से पढ़ रहा है वो जाकर के इन एग्जाम को क्लियर ही कर लेगा, इसकी 100% गारंटी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सिलेबस और करिकुलम के मैच होने के कारण ऐसा रहता है कि उस बच्चे के पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा। बाकी आपकी डेडिकेशन और आपकी डिटर्मिनेशन ही आपका सिलेक्शन तय करेंगी आगे। और जो सीबीएसई का बच्चा और आईसीएसई का बच्चा है उसको बराबर ही मेहनत करनी पड़ेगी इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। फिर इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई, नीट और यूपीएससी जो एग्जामिनेशंस हैं, ये एग्जामिनेशंस यहाँ पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप इन एग्जामिनेशंस का सिलेबस देखेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया है उससे मैच होता हुआ दिखेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सीबीएसई का बच्चा है वो जाकर के इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकता है। देखिए, फिर से वही चीज है कि सिलेबस का मैच होने का मतलब है कि एनसीईआरटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया है इन एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए। फिर से वही चीज, आईसीएसई का बच्चा हो या सीबीएसई का बच्चा हो, मेहनत उसे बराबर ही करनी पड़ेगी अगर उसे इस लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सीबीएसई का जो बच्चा है उसे एक एज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू आईसीएसई स्टूडेंट, क्योंकि अगर उसने 9, 10, 11, 12 सीबीएसई से किया है और एनसीईआरटी की बुक्स प्रॉपरली फॉलो की है तो आगे उसको कोई भी सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो बाकी आपको मेहनत बराबर ही करनी पड़ेगी चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी इसमें आपने सभी डिफरेंसेस और कंपैरिजन को अच्छे से समझा होगा। अब अगर हम लोग इन शॉर्ट समझना चाहें तो सीबीएसई आपके पास जाना जाता है एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस और एक यूनिफॉर्म सिलेबस के लिए। सीबीएसई का सिलेबस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझे तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट हाईवे है और उस स्ट्रेट हाईवे पे आपको अपनी किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी सीधी एक रोड पकड़ करके चलिए और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर स्ट्रेट हाईवे है तो आपको मेहनत नहीं करनी है। देखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। दूसरी खास चीज हम लोगों ने सीबीएसई की ये देखी थी कि सीबीएसई में ट्रांजिशन बहुत ईजी है बिटवीन द स्कूल्स। अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में है तो वहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होने की वजह से कभी भी मिड सेशन अगर आपको स्कूल चेंज करना पड़ गया, सिलेबस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर अब हम लोग आईसीएसई की बात करें तो देखिए, आईसीएसई जाना जाता है अपने चैलेंजिंग और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के लिए। ये आपके पास एक इन डेप्थ सिलेबस को लेकर के आता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये एक 2 धारी तलवार है जिसको आपको बहुत संभाल के चलाना है। अगर आपने इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया तो ये आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब ये आईसीएसई का सिलेबस चैलेंजिंग होने के कारण और इन डेप्थ होने के कारण जो बच्चे का डिटर्मिनेशन है और जो बच्चे का डेडिकेशन है पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बाकी आप सीबीएसई बोर्ड चूज करें या आईसीएसई बोर्ड चूज करें, देखिए एक कंप्लीटली सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसका कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता है। ये ठीक इस तरह है कि आप किसी घने जंगल में फंस गए हैं और आपको उस जंगल से बाहर निकलना है और आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप उन दोनों में से कोई भी रास्ता पकड़िए, वो ले जाएंगे आपको जंगल से बाहर ही। तो आप जंगल से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन अब जिस रास्ते पे आप चलने थे वो रास्ता कितना खराब था या वो रास्ता कितना लंबा था, ये तो उस पर चल करके ही पता चलेगा। तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड भी ठीक इसी तरीके से हैं। दोनों ही बोर्ड्स के अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना है, आपको देखना है कि आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, आप किस एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं और आपकी जो आगे की एजुकेशन है उसके लिए आपको इनमें से कौन सा बोर्ड ज्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सकता है। और मान के चलिए दोनों ही बोर्ड अपने लेवल पे अच्छे हैं, खराब इनमें से कोई नहीं है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो ये था हमारे पास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का एक कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिले। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।